हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाला जो आपका कक्षा 10 का विषय विज्ञान यानी साइंस का जो आपका एसे 1 यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपके साथ मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। सबसे पहले हम लोग MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न इसमें बोलता है, यानी कि सेक्शन ए में सबसे पहला प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ में सबसे पहला प्रश्न बोलता है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इसमें अम्लीय विलयन का pH मान होता है, यानी कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है हमसे पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है 7 के बराबर, 7 से कम, 7 से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता है अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है हमेशा 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 बोलता है हमसे निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि एक ऐसा धातु का नाम बताना जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है मरकरी यानी कि पारा, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर लोहा। तो सारा का सारा धातु है, लेकिन ऐसा कौन सा इसमें से धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी यानी कि पारा यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। बोलता है हमसे मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो मानव नेत्र में किस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अगर आपसे पूछा जाए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिना। कहाँ पे है रेटिना? रेटिना को एक और नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा दृष्टिपटल, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेटिना इंग्लिश में और हिंदी में दृष्टिपटल उसको बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है हमसे विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का सही मात्रक आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या फिर कूलम होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला। ठीक है, और आप लोग विद्युत आवेश का भी याद रखना, विद्युत आवेश का कूलम होता है, और अगर बात करें विद्युत प्रतिरोध का तो ओम होता है, और वोल्ट की बात करें तो यह विभवांतर का होता है या फिर विभव का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बोलता है हमसे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के टोटल 2 नियम है ना। आई होप कि दोनों नियम आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो मैं इसी वीडियो में शायद इसी सेट में है वो क्वेश्चन में कराऊंगा दोनों नियम को। इस सेट में नहीं होगा तो अगला सेट में जरूर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जैसे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं, तो उनको क्या क्या की आवश्यकता होती है? उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, ताकि है ना। उसके बाद सूर्य के प्रकाश का भी आवश्यकता है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। ज से जाइलम होता है इसलिए ज से जल भी होता है, यानी कि जल का वहन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यानी कि सभी कार्य करता है इसमें से दिमाग, है ना, यानी कि मस्तिष्क। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारा 6 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, यानी कि 10 से लेकर के 15 तक। तो इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न बोलते हैं, सारे प्रश्नों को हल भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम हमसे पूछ रहा है। उसके बाद आधार अभिनेता क्या है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है, नेत्र के संबंध छपता है, प्रतिवर्ती चाप है। तो चलिए हम लोग इन सारे क्वेश्चन को आंसर को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको आंसर में लिखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा पूछा जाता है। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन उसी चैप्टर से है जिन चैप्टर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाना है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, आपको लिखना है कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद जिसका मतलब होता है का बनना उसमें से अभिक्रिया का उदाहरण है। बस इतना आप लोग लिख दोगे, आपको आंसर
पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैविक पदार्थों का अपघटन के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो विरंजन चूर्ण का ही तो ये सूत्र है ना। विरंजन चूर्ण का क्या है प्रचलित नाम है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना। आधार वर्धनीयता क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको लिखना होगा धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीटकर बिना टूटे चादरों में बदला जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार वर्धनीयता बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सोना चांदी हो गया, सबसे ज़्यादा अधिक आधार वर्धनीय। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा लोहा को पीट करके उसे पतला चादर के रूप में बदला जा सकता है। यही क्या है, सबसे बड़ा आधार वर्धनीय का उदाहरण है, ठीक है। ऐसे तो सबसे ज़्यादा आधार वर्धनीयता जो होता है सोना में होता है, चांदी में होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये तो ज़्यादा महंगा होता है, इसके कारण हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं, लोहा का यूज़ करते हैं ना। इन्हीं सारे चीज़ों का यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हमसे हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो लिखना होगा पाचन स्थल यानी कहाँ पे होता है। तो देखो वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है ना, छोटी आंत में यानी कि जिसको कि क्षुद्रांत भी बढ़ जाता है। उसके बाद प्रक्रम यकृत यानी कि लीवर से स्रावित पित्तरस, क्या स्रावित करता है, यकृत पित्तरस स्रावित करता है, ठीक है। जो बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में तोड़ता है, यानी कि जो वसा का जो बड़े बड़े गुलिकाएं होती है उसको छोटे छोटे गुलिकाएं में तोड़ देता है। कौन, यही जो पित्तरस है ना, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सीकृत बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे गुलिकाओं को छोटे गुलिकाओं में तोड़ता है, इसके जगह पर अगर आप इमल्सीकृत भी लिख देते हो फिर भी ये चलेगा, ठीक है। आपका NCERT में भी मेंशन्ड है। इसके बाद अगर यहाँ से रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये होने के बाद इमल्सीकृत होने के बाद ये करता है ना। तब लोग अगर यहाँ तक भी लिखते हो तो आपका आंसर मतलब पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, 14 बोलता है हमसे नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। आपको लिखना होगा अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके पास तथा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि समझो इस चीज़ को ऐसे, जैसे कि अगर आप धीरे किसी पास रखे वस्तु को देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद किसी दूर रखे वस्तु को देख रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ अचानक कैसे कैसे हो जाती है, ये हमारा नेत्र में समंजन क्षमता के कारण ही हो पाता है ना, वरना हम लोग जल्दी जल्दी नहीं देख पाते। लास्ट इसमें इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं हमसे टोटल 22 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 22 के 22। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, आपको लिखना होगा प्रतिवर्ती चाप यानी कि मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड में बनते हैं, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ तक भी आंसर लिखते हो तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। संयोजित न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन के बीच का संबंध मेरुरज्जु में ही जुड़ता है, ठीक है। ये लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर को भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन C मीडियम आंसर क्वेश्चन। इसमें आपका 4 प्रश्न होने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसे हम लोग क्या करना है, संतुलित करना है। उसके बाद पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खाद्य पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए, ये हमें बताना है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखना है, जो कि मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव में कि इसे हम लोग देखेंगे। ओम का नियम क्या कहता है, चारों क्वेश्चन हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो देखो निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए में सबसे पहले क्या था, यहाँ पे Fe है, इधर कितना Fe है, इधर ये तीर का निशान यहाँ पे बीच में है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। Fe इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 2 लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 लगाएंगे, 2 Fe हो गया। उसके बाद इसके कारण क्या हो गया, SO4 भी 2 हो गया, तो SO4 यहाँ पे SO4 SO2 SO3। सबसे पहले सल्फर को देखो, सल्फर 2 यहाँ पे हो गया है ना, इस साइड 2 सल्फर हो गया। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 लगाया तो इधर भी हम लोग 2 सल्फर करेंगे, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे होगा। लेकिन इसके कारण ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूना का 8 यानी कि 8 ऑक्सीजन हो गया। तो 3 2 5 और 3 8 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो सारा का सारा हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, उसके बाद लेड नाइट्रेट से बना लेड ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि PbO Na2, उसके बाद O2। यहाँ पे Pb कितना है यानी कि लेड कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, चलिए सही है। उसके बाद देखो NO3 कितना है, सॉरी सबसे पहले N को देखो 1 है, सॉरी N यहाँ पे 2 भी तो लगाया हुआ है ना, तो 2 N है, यहाँ पे 1 N हो गया, 1 N यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे संतुलित इस तरीके से नहीं होगा। आगे हम लोग इधर 1 ही N है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन को भी तो संतुलित करना होता है साथ साथ। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 दूना का 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना का 6 ऑक्सीजन है, तो 2 2 4, तो हमें 6 करना है, एक यहाँ पे 5। तो अगर यहाँ पे हम लोग 4 लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 4,
एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे कि 4 लिखा गया है ना, 4 यहाँ पे लिखो और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा पूरी तरीके से संतुलित हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेना कि सारा का सारा दोनों तरफ बराबर है या फिर नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 को, 17 बोलता है हमसे पीतल एवं तांबे के बर्तन में खाद्य पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो दही तथा खट्टे पदार्थों में अम्ल, जैसे कि कौन सा अम्ल हो सकता है, लैक्टिक अम्ल हो सकता है, सिट्रिक अम्ल हो सकता है ना, उपस्थित होते हैं। जब एक खट्टे पदार्थ पीतल या तांबे के बर्तनों के संपर्क में आते हैं तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके विषैले यानी कि हानिकारक धात्विक लवण बनाते हैं। यह खाद्य पदार्थों को दूषित और जहरीला बना देता है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को हमें लिखना है। इसमें लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 मुख्य नियम है। देखो सबसे पहला नियम आपतन कोण यानी कि कोण आई, उसके बाद सदैव परावर्तन कोण यानी कि कोण आर के बराबर होता है ना, यानी कि आपतन कोण हो गया यहाँ पे और यहाँ पे टकरा के जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, परावर्तन हो गया। दोनों आपस में क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। उसके बाद देखो आपतित किरण यानी कि ये होगी हमारा आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण की हो गया परावर्तित किरण, उसके बाद आपतन बिंदु पर, ये हमारा आपतन बिंदु है, उसके उस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, एक ही तल में तो है यहाँ पे देखो, है ना। तो ये हमारे प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हो गए। उसके बाद इसमें लास्ट प्रश्न, इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न हमसे बोलता है ओम का नियम क्या कहता है। नियम, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था यानी कि जैसे कि ताप स्थिर रहे, ठीक है, तो ताप स्थिर रहे तो ही ये काम करता है। ठीक है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती हो जाता है, यानी कि भी समानुपाती हो जाए आई का। और यहाँ पे जब समानुपाती की जगह पर हम लोग बराबर लिखते थे, एक स्थिरांक आता है जो कि हम लोग इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कि आर से इसे डिनोट करते हैं, जहाँ आर एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध करते हैं। उसके बाद लास्ट प्रश्न हम लोग बचे हुए लास्ट सेक्शन के लास्ट 3 प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बोलता है सबसे पहला प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर 20, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे। उसके बाद धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताना है। उसके बाद विरंजन चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसके 2 उपयोग हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके आंसर्स को। यहाँ पर देखो सबसे पहला प्रश्न क्या था, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले समीकरण संयोजन अभिक्रिया, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं ना। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं ना। तो चूंकि संयोजन में जुड़ने की क्रिया होती है और विभोजन में टूटने की, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विपरीत कहा जाता है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन में कराऊंगा साइंस का ही। अगर आप सारे वीडियो को देख के जाते हो तब का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इसमें देखो समीकरण भी हमें लिखना था संयोजन अभिक्रिया का। तो देखो यहाँ पे 2 पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पदार्थ टूट करके 2 पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों को क्या कहा जाता है, विपरीत कहा जाता है एक दूसरे के। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है हमसे धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताना है। सबसे पहले हम लोग धोने का सोडा का देखेंगे। तो धोने का सोडा का फार्मूला आप लोग यहाँ पे देख लो, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है। ठीक है, के उपयोग यानी कि 10H2O को हम लोग डेका H2O भी बोलते हैं, यानी कि डेका हाइड्रेट के उपयोग। सबसे पहला उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े या ब्रेड केक बनाने में, जैसे कि खमीर उठाने हेतु जैसे कि फूल जाता है ना, जैसे कि आप लोग मान लो पूरी बना लो, वो क्या होता है, फूल जाता है हल्का। अगर उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया तो और अच्छा से फूलता है वो। ठीक है, तो इसी को हम लोग खमीर बोलते हैं। दूसरा पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड देखो 2 तरीके से मिलकर बना है। सबसे पहले एंटी प्लस एसिड। एंटी का मतलब होता है प्रति यानी कि उल्टा। एंटी का मतलब क्या होता है, प्रति यानी कि उल्टा। एसिड मतलब अम्ल का उल्टा। अगर पेट में अम्ल ज़्यादा हो जाएगा तो अम्ल का उल्टा वाला चीज़ खाएंगे, यानी कि क्षारक प्रकृति का कुछ चीज़ हम लोग खाते हैं। जैसे कि हम लोग बेकिंग सोडा यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, क्षारीय लवण होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोनेट का ज़्यादा मात्रा है। और कार्बोनेट क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, अम्लीय होता है ना, क्षारीय होता है। इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय लवण बोलते हैं। और क्षारीय लवण को जब हम लोग खाते हैं एसिडिटी में एंटासिड के रूप में, तो हमारा क्या करता है, ये हमारा एसिडिटी को दूर कर देता है, पेट से अम्लता को दूर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट प्रश्न बोलता है हमसे विरंजन चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है। इसके 2 उपयोग हमें लिखना है। निर्माण प्रक्रिया, तो जब बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जुड़ करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरंजन चूर्ण बोलते हैं। साथ में पानी भी रिलीज होता है। प्रमुख उपयोग, सबसे पहला उपयोग वस्त्र उद्योग यानी कि सूती एवं लिनन में कपड़ों को विरंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, विरंजन मतलब रंग हटाने के लिए, यानी कि उसे उजला किया जाता है। जैसे कि मान लो वस्त्र कोई जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ कुछ मरे हुए जीवों के चमड़ी से भी बनाया जाता है ना, तो उसका कलर कुछ और होता है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उजला करना होगा, तभी उसके अपने हिसाब से हम लोग कलर दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, विरंजन चूर्ण का उपयोग करते हैं, उसे उजला कर देते हैं, यानी कि विरंजन कर देते हैं। उसके बाद पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। इसमें क्या है, क्लोरीन भी होता है। इसमें क्या होता है, क्लोरीन भी होता है। क्लोरीन क्या करता है, रोगाणु मुक्त कर देता है पानी को, यानी कि अगर पानी में उसे डालते हो क्लोरीन को तो थोड़ा सा जीवाणु को मार देता है, जिसके कारण क्या होता है, शुद्ध बन जाता है पानी, जिसके कारण हम लोग उसे आसानी से पी सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो आर ओ में भी यही काम होता है ना। तो ये था आप लोग का 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका ऐसे में परीक्षा होने वाला है। उसके लिए और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड होगा। सारा सब्जेक्ट को आप लोग को देख करके जाना है। ये भी क्वेश्चन का बाहर से नहीं आएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।